थी तो अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नंद कुमार साय रहे। जीवन के 77 साल पूरे कर चुके नंद कुमार साय अचानक इस मुकाम पर आकर अपनी राह बदल ली है। जो जीवन उन्होंने संघ के कार्यकर्ता के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर बिताया, वह जीवन के उत्तरार्ध में कांग्रेसी हो गए। क्यों हो गए, किस लिए हो गए, क्या पाने के लिए हो गए, क्या देने के लिए हो गए, ये सवाल जहन में है। तो इसका उत्तर किससे लें? हमने कोशिश की सीधे साई जी से ही बात करते हैं और साई जी से ही समझते हैं उनके इस कदम के संदर्भ में, उनकी भावी योजना के संदर्भ में। तो सीधे जुड़ते हैं नंद कुमार साई जी से। नंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद हिमांशु जी। तो आप तो ज्ञाता हैं, भारतीय संस्कृति के मनीषी के तौर पर भी लोग आपको देखते हैं। जानना आपसे सबसे पहले यह है कि जिस सनातन संस्कृति के आप उपासक रहे हैं उसमें यह उम्र संन्यास की बताई जाती है और आप उस उम्र में सियासत और सत्ता की राह पर चलते हुए दिखाई दिए। क्या पाने के लिए? यह उलझन जहन में है, थोड़ा समाधान कीजिए ना। क्या ऐसा हो गया जिसे पाने के लिए नंद कुमार साय भाजपा का गमछा छोड़ कांग्रेस का दुशाला ओढ़ लिया आज? देखिए, मुझे कुछ पाना नहीं है। मैं बहुत चिंतित था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकतवर और मजबूत बनाया जाए। ये काफी 1-2 साल 3 साल से ये हम लगातार सोच रहे थे कि भैया चुनाव धीरे धीरे आने वाला है और इस संबंध में अलग अलग तरीके से जो हमारे नेतागण हैं उनसे बातचीत भी करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि पार्टी तो यहाँ निरंतर कमजोर हो रही है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर मैं यहाँ पर अभी एक प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, लेकिन बाकी जो बहुत छोटी छोटी बैठकें होती है, कोर ग्रुप होता है, चुनाव समिति होती है, आर्थिक विषय के समितियां होती हैं, ये सब में मैं कहीं नहीं था। लेकिन मैं चिंतित था कि भाई पार्टी को ताकतवर अगर बनाना है तो नए पुराने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों में, उससे नीचे की जो कमेटियां हैं उसमें भी सब लग करके इसको ठीक करो। और प्रयत्न मैं अपने ढंग से इसी तरह से करता रहा। लेकिन आज जो अटल जी के समय का भारतीय जनता पार्टी था, उसके बड़े बड़े नेता थे वो, और इस समय काफी बदला हुआ मुझे दिखता है। मैं यहाँ जब सफल नहीं हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व को भी तलब करने की कोशिश की, उनसे भी चर्चा की जाए। कई बार उनसे समय लेने का प्रयत्न हुआ, यहाँ से अपना मैंने जो प्रक्रिया है उसके तहत खबर भिजवाया, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खबर मिलती थी कि इनसे बात करो क्या क्या विषय है। लेकिन वो लिस्ट बनाते थे, मेरा भी लिस्ट में नाम रहता था, लेकिन चर्चा करने के लिए वो टिक में नहीं आता था। और ऐसा करते करते मैं बहुत परेशान हो गया। यहाँ भी चर्चा नहीं होती थी और पार्टी को मैं देख रहा था निरंतर जैसा होना चाहिए वो है नहीं। और जिस दृष्टि से सारे कार्यकर्ता इसमें मैंने लगना चाहिए, समस्याओं को लेकर के हम विरोधी दल में हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा सड़क पर और लड़ाई में खड़े रहना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और मैं बड़ा चिंतित था, केंद्र से भी समय नहीं मिल पाता था और धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति बनी कि 6 महीने के बाद चुनाव है प्रदेश का। ऐसी स्थिति में इस टाइप का अगर ये पार्टी रहेगी तो ये तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगा। और मैं निराश होकर के अंत में इस स्थिति को जो आज आप देख रहे हैं उधर चला गया। साई जी, मैं तो उलझन में पड़ गया। आप भाजपा को मजबूत करना चाहते थे, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। और भाजपा को मजबूत नहीं कर पाए तो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कांग्रेस के साथ हो लिए। कौरवों और पांडवों के संदर्भ में अगर देखें तो एक पक्ष के साथ लड़ना था, उधर नहीं कर पा रहे तो दूसरे पक्ष के साथ जाके मिल गए। ये कौन सा दृष्टिकोण है साई जी, थोड़ा समझाएंगे हमें? ठीक नहीं है ये दृष्टि, आप जो बता रहे हैं ना, ये दृष्टिकोण नहीं है जी। दृष्टिकोण ये था कि यहाँ के आज भी बहुत गरीब लोग जी, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा और भी बहुत सारे जो सर्व समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। जब तक आप इस धरती पर हैं, किसी न किसी की सेवा, किसी की सहायता, छोटा मोटा, आज भी सवेरे हमारे पास 10-20 लोग बैठे रहते हैं जी, जो उनके छोटे मोटे काम रहते हैं, टेलीफोन पर उनको निपटाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी प्रवृत्ति है, कोई पाने के लिए नहीं। मेरे अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई, मैंने कभी आर्थिक दृष्टि को सामने रख करके कोई काम नहीं किया। मेरी केवल ये रुचि थी पार्टी ताकतवर हो जिससे हम
आम लोगों की कुछ सेवा कर सकें, उनकी कुछ समस्या है तो उसका समाधान ठीक से कर सकें, इसके लिए हम निरंतर लड़ते रहे, लेकिन इसमें हम सफल नहीं हो पाए। उद्देश्य केवल एक ही था पार्टी को ताकतवर बनाने का, कि हम लोगों की सेवा का माध्यम विरोधी दल में है, पार्टी को बनाएं। पर साई जी, मैं समझना ही चाहता हूं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ अपने जीवन के 4 सुनहरे दशक आपने लड़ते हुए बिताए, जिस कांग्रेस को आपने खदेड़ दिया, इस राज्य से देश के संदर्भ में हालत ये कर दी, आज उस कांग्रेस की जड़ों को सींचने का आपने फैसला कर लिया। कौन सा निर्णय गलत था? जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे वो गलत था, या आज जो आपने फैसला लिया है वो गलत है? कोई गलत नहीं था जी। उस समय भी हम सही थे। आज हम केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं काम कर रहे हैं जी। आज हम चाहते हैं कि यहाँ के जो गरीब हैं जी। सर्व समाज के लोग हैं, जो महरूम हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर के कहां पर खड़े होकर के उनका कुछ सेवा, उनके लिए कुछ सहयोग किया जा सके, इन बातों को लेकर के हमने यहां पर जो शुरुआत की है, जो निर्णय किया है। आम आदमी मेरे सामने है, जनजाति समाज यहाँ बहुतायत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को इसलिए बनाया कि यहाँ पर आदिवासी बहुसंख्या में हैं और उनका कुछ न कुछ अच्छी स्थिति होगी, उनका हित में काम होगा, तो वो उनके हित में कहां से काम हो सकती है, ये मेरे सामने लक्ष्य है। कांग्रेस या बीजेपी अभी नहीं है। कांग्रेस आपके लक्ष्य में नहीं है। एक बात समझना चाहता हूं साई जी, पार्टी किसके कारण छोड़ी? छत्तीसगढ़ भाजपा के नेतृत्व के कारण छोड़ी, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण छोड़ी? क्योंकि आपने कहा कि यह अटल आडवाणी की पार्टी नहीं रही, तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की पार्टी आपको नहीं भा रही, या रमन सिंह, नारायण चंदेल, विष्णुदेव साय, अरुण साहब, इनकी पार्टी आपको नहीं भा रही? कौन सी पार्टी नहीं भाई जिसके कारण से नंद कुमार साय ने अपनी राह बदल ली? मैं ये जो नाम आप ले रहे हैं, इनसे किसी से मेरी कोई दुश्मनी या कोई और प्रकार की बातें नहीं है जी। मैं केवल ये चाहता था पार्टी ताकतवर हो प्रदेश में, जो आम लोगों की सेवा सहायता कर सके और संभव हो पाए तो अगली सरकार भी बना सके बीजेपी जी। मैं इन बातों को बताने के लिए केंद्र में भी बार बार कोशिश किया कि समय मिल जाए, बड़े नेताओं से चर्चा हो जाए, और यहाँ के लोगों को भी बताता था कि इस विषय में कोई न कोई फैसला तो करो जी। और आम कार्यकर्ताओं को जोड़ करके कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, ताकतवर किया जाए, ये इसके काम के लिए हम करते रहे। अगर हम आम आदमी की सेवा या सहायता कुछ कर सकेंगे तो पार्टी को ताकतवर बना करके, लेकिन केंद्र से भी मैं कोशिश करता रहा बातचीत हो जाए और उनको कुछ बात बताऊं, कैसे करना है, क्या हो सकता है। यहाँ के लोग तो अब ऐसा था कि मैं केवल सामान्य सदस्य रह गया था जी। मैं ना कोर ग्रुप में था, न चुनाव समिति में, ना आर्थिक स्थिति की समितियों में नहीं था, मेरे को किसी मीटिंग में भी बुलाया नहीं जाता था। सामान्य वो जो कार्य समिति रहती थी उसको छोड़ करके मैं क्या करूं? और मैं केवल इस प्रदेश की जनता के लिए, यहाँ के जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के सारे कार्यकर्ताओं का कैसे हम कुछ भला कर सकते हैं, इसी बात को लक्ष्य करके हम करते रहे। लेकिन हम बीजेपी में रह करके बीजेपी संगठन को इस दिशा में सक्रिय करने के लिए उनको समझा पाने में विफल रहे, समय नहीं मिला, इस कारण से हमने ये तय किया। प्रसाद जी, आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? आप तो इतने बड़े नेता रहे, जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको राज्यसभा पहुंचाया, लोकसभा का टिकट दिया, और यहां तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। उसके साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा था? किसके कारण कर रहा था? मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में एक शायद अब तय हुआ है जी कि वो 70+ जो हैं जी, और उनका वो काम अब शायद बाहर हो जाएगा, उनको नहीं करना है। वो अटल जी के जमाने में भी ये बात आई थी, मुझे स्मरण हो रहा है जी। तो अटल जी इस आयु को लेकर के बहुत विरोध करते थे जी। अरे तुम्हारे पास आयु वाला नेता कार्यकर्ता नहीं होगा तो तुम्हारे पास अनुभव कहां से आएगा जी। तो लेकिन शायद ये कारणों से ऐसा किया जा रहा हो, मुझे मालूम नहीं है ये बात, लेकिन ये एक आधार शायद ये हो सकता है। जी। किसी व्यक्ति विशेष की आपके प्रति नाराजगी नहीं, एक तो ये जानना है, और दूसरा आपने 70+ वालों के लिए आप जगह नहीं, तो ये आपका इशारा किसके संदर्भ में? डॉक्टर रमन सिंह के संदर्भ में? वह भी 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, क्या उनका भविष्य बता रहे हैं नंद कुमार साहब हमें? नहीं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं
अटल जी जब थे तो हम भी काम करते थे उस समय। ये शायद बीजेपी में एक बनाई जा रही थी कि 70 साल के बाद वालों को जी बाहर करना चाहिए, उसके कम उम्र वाले काम करें उस समय। आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, जी लेकिन यहाँ जो मेरे साथ क्यों क्या हुआ, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है शायद इन्हीं कारणों से मुझे केंद्र में भी कभी समय नहीं दिया गया बातचीत करने के लिए। यहाँ तो लोग जिस रूप में थे वो हैं ही, जी लेकिन मैं चाहता था केंद्र में बताऊं, मुझे अवसर नहीं मिला। शायद एक आधार ये हो सकता है, बाकी और कोई आधार होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो कांग्रेस में क्या गारंटी आपको मिली है? वो कैसा आपका उपयोग करेंगे, कौन सा स्थान देंगे, कौन सा सम्मान देंगे? भाई कांग्रेस आप आए हैं, कुछ तो तय करके आए होंगे। 2023 में चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, केंद्रीय कोई आयोग का हिस्सा बनेंगे, क्या करेंगे ये नंद कुमार साहब? या कांग्रेस के सिर्फ सम्मानित सदस्य रहेंगे? तो ऐसा है, ये मैं तो अभी आया हूं, देखिए वो बाकी बातें आगे होंगी, अभी तो शुरुआत में आया हूं। बहुत सारी जो भी बातें आने वाले समय में होगी उसकी चर्चा होगी, लेकिन अभी आज का ही मामला है। मैं ऐसा समझता हूं आने वाले समय में केवल आम लोगों के काम को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को थोड़ा और गतिशील, सभी प्रगति की दृष्टि से काम करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी इस संबंध में कोई बात हुई नहीं है। प्रसाद जी, कांग्रेस में दरवाजे आपके लिए खुले कैसे? आपने दस्तक दी, भाई मैं आना चाह रहा हूं, या वहां से लोग आए थे कि साई जी काय को यहां बने हुए हो, आओ हमारे पास? तो थोड़ा ये तो बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम जब यहाँ कुछ चर्चा चला रहे थे, कुछ बातें आती थी, कुछ मीडिया में होता था, कुछ पेपर में आता था, उसको लेकर के कभी कभी किसी काम के संदर्भ में कहीं मुलाकात होती थी तो चर्चा होती थी कि ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे करके मामला आगे बढ़ा। कोई संदर्भ हमने या उनने कहा ऐसा नहीं है। ये काफी समय से थोड़ा पार्टी के काम को लेकर के, कुछ कुछ बात को लेकर के, कुछ समस्या को लेकर के हम बात करते रहते थे, लेकिन अंत में धीरे धीरे आगे बढ़ा और ये इस मुकाम तक पहुंच गया। साई थोड़ा खुल के बताइए, इस उम्र में क्या संकोच, क्या छुपाना छिपाना? आपकी तो खुले खुली बात की प्रतिष्ठा रही है, बताइए किससे बात हुई? मोहन मरकाम से मिलते जुलते थे, भूपेश जी से मिलते जुलते थे, या कोई और दूत था जो आपके साथ संवाद रखता था? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं था। हम काम के संदर्भ में लोगों के कामों की दृष्टि से मिलते जुलते थे और उसी में चर्चा होती थी, और धीरे धीरे किससे मिलते थे? और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलते थे, किससे मिलते थे? ये चर्चा फिर हुई है। साई जी फिर मुख्यमंत्री जी से काम के संदर्भ में मुलाकात होती थी, संगठन से हम कभी नहीं मिले जी। संगठन में हम कभी नहीं मिले। भूपेश जी से मुलाकात होती थी, और मैंने बताया ना कि हम सभी जगह परिस्थितियों को देख करके परेशान में थे। केंद्र में हमको समय नहीं मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत काम की दृष्टि से उनसे मिलते थे, और इसी संदर्भ में कभी कभी चर्चा होते होते मामला आगे बढ़ी। कोई योजना पूर्वक कोई दूत और कोई बात लेकर के कोई नहीं आया। ये इस सीमा तक हम धीरे धीरे करके कुछ समय से मामला आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुंचा है। पर बड़ा तेज गति से बढ़ा। कल आपने भाजपा से इस्तीफा दिया और आज कांग्रेस ने कालीन बिछाकर आपको ले लिया, ऐसा कमाल कैसे हुआ? नहीं, वो बात नहीं है, वो तो प्रगट में जो दिखता था वो है आज का। लेकिन हम इस दिशा में काम, लोगों की समस्याओं को लेकर के, बहुत सारे विषय को लेकर के लगातार इसके लिए संघर्ष हम करते रहे। ये आज का मामला नहीं है, काफी समय से चल रहा है। अच्छा, ये दिख रहा है वो आज है। तो फिर समझाइए ये कि आपने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा, एक अजीत जोगी को देखा, एक रमन सिंह को देखा, और अब भूपेश बघेल को देख रहे हैं। कौन ठीक काम कर रहा था? इसके विषय में तो थोड़ा बताएं। अब देखिए, अब दो तो हैं अभी यहाँ पर। ये मैंने देखा है कुछ काम इनके, ये जो एक इनका नारा आपने सुना होगा, नरवा, गुरुआ, घरुआ, बारी जी, ये 3 हैं बड़े संगवारी जी। और इन्होंने कुछ काम इधर प्रारंभ किया है। कौशल्या जी के वो माने ये मायका है जी, उसको लेकर के, और इधर राम वनगमन पथ का निर्माण की भी बात ये चला रहे हैं अभी। जी। तो कुछ कुछ काम तो जो सनातन
सोच की दृष्टि से है, इन्होंने काफी शुरू किया है काम, अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन उन लोगों ने भी किया और इनका जो कुछ कुछ ये काम हम देख रहे हैं, मुझे लगता है काफी अच्छी शुरुआत है। आगे कैसे और कहां कहां आगे जाना है, बहुत सारी बातें हैं। साई जी, आपके विचार बड़े बदल गए। अभी 1 महीने पहले आप एक मंच पर थे, उसमें बताया कि ये भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और ये सरकार जब तक उखाड़ फेंकी नहीं जाएगी तब तक साई जी अपने बाल नहीं कटवाएंगे, ऐसी जनता के बीच में प्रतिज्ञा आपके नाम से बताई गई है। अब क्या करेंगे? कांग्रेस में रह के भूपेश बघेल को हटाने की कोशिश करेंगे या अब हम बड़े हुए बालों में ही नंद कुमार साई जी को देखेंगे? उलझन हो गई बड़ी, क्या करेंगे साई जी? नहीं नहीं, देखो, ये जो आपको जानकारी जो मिली है, उस समय मैंने कोई बात नहीं कही थी जी। और दूसरे लोगों ने बाल वाल को, वहां पर बड़ी सभा थी, वो अन्य लोगों ने कहा, मेरा वो विषय नहीं था। लेकिन उस समय ऐसा था कि हम उसको कहें, विरोध करें, क्या करें, हम चुप थे वहां पर, लेकिन वो विषय मेरा नहीं था। जी, तो आप बाल कटवाने को लेके कोई संकट नहीं है साई जी, ये बाल कटवाते रहेंगे? नहीं नहीं, बाल तो हम बहुत दिनों से नहीं कटा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी और चुनाव से संबंधित इसको जोड़ देना, ये जो लोग कह रहे थे, मैं बाद में बोला भाई तुम अपनी बात करते, मेरे बात को क्यों वहां रख दिए। लेकिन अब वो सभा में उसका विरोध करना या उसका क्या करना संभव नहीं था, इसलिए वो कहा गया, वो मेरा विषय नहीं था। ऐसा ही एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपने जरा देर कर दी? ये जो बगावत आप 77 साल की उम्र में कर रहे हैं, अगर ये आपने 57 साल की उम्र में की होती तो कहानी कुछ और होती। इसका कोई मलाल तो नहीं है? आपको हमेशा रहा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी होना चाहिए। एक बड़े स्तर पर लोग महसूस करते थे कि मुख्यमंत्री बनने का हक तो वस्तुतः नंद कुमार साई जी का है। क्या आपको नहीं लगता है सही समय पर सही फैसला आप नहीं ले पाए थे? अरे, उस विषय को आप बताते तो अब क्या है, हम 2003 में जी यहाँ जब छत्तीसगढ़ बना था, आपको ध्यान होगा जी तो लड़ करके अजीत जोगी से सरकार तो हमने ही बनाई थी। जी लोगों ने कहा केंद्र से कि चीफ मिनिस्टर आपको होना था, लेकिन आप तो चुनाव नहीं जीत पाए। मैं बोला चुनाव कैसे जीतता, मैं जोगी के विरुद्ध जीतता क्या, मुझे तपकरा में टिकट आपने क्यों नहीं दी। अब वो बातें मुझसे मत करवाओ। सवाल ये है कि वो बहुत सारे बीत गए हैं समय पर, हाँ उस समय ही हो जाना था, लेकिन कई बातें हैं जिसको लेकर के आपकी जानकारी में भी है और ये बातें थी। और उस समय बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में हमने ही बनाई, उसका प्रमुख चाहे कोई भी बना हो तो उसको आप समझ लें। नहीं, मैं तो समझ रहा हूं, इसीलिए तो सवाल कर रहा हूं कि क्या नंद कुमार साई जी को आज ये नहीं लगता है कि जो साहस, जो तेवर आज मैंने दिखाया, अगर 20 साल पहले दिखा दिया होता तो इस छत्तीसगढ़ की कहानी कुछ और होती, नंद कुमार साई की कहानी कुछ और होती। ये बिल्कुल सही कहना है आपका, लेकिन उस समय जितनी बातें हुई हम लोगों की, षड्यंत्रों में हम सब लोग कई बार हम लोग रहे उसमें और उसका शिकार हो गए, आखिरी तक हुआ। हमारे समाज भी संगठित और सक्रिय था नहीं और कई प्रकार की बातें हुई, उसको अब पूरा बात अभी करने का बने औचित्य भी नहीं है, लेकिन ये बात हुआ और उस समय ये बात कही गई ऊपर के नेताओं के द्वारा, आप ही को बनाना था, आप जीत नहीं पाए। मैंने कहा कि चुनाव जीतने वाले को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहां विषय है? चीफ मिनिस्टर या कोई और दायित्व में उसके पहले भी दिया जा सकता है। लेकिन वो जो बात हुई उसके कारण जो स्थितियां बनी वो आपके सामने, हमारे सामने है। और इस स्थिति तक आने की उस समय इसलिए नहीं बन पाई कि सारे अपने लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से, इधर कोई हो गया, उसको कुछ कर रहा है, कई बातें होती रही उस समय भी, इसकी चर्चा हुई है उस पीरियड में भी। अच्छा, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आता हूं साहब साहब, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में खराब स्थिति का हवाला दे रहे हैं, पर जो स्थिति छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, कमोबेश वैसी स्थिति कांग्रेस की देश में है। अब नंद कुमार साय को तो लोग देश का बड़ा आदिवासी नेता के तौर पर मानते जानते थे, अनुसूचित जनजाति आयोग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम अपने आप को इतना छोटा क्यों कर लिए कि एक राज्य में भाजपा की हालत को लेकर पार्टी छोड़ दी है? देश के स्तर पर कांग्रेस की हालत कौन सी बेहतर है? नहीं, देखिए, देश का तो जो स्थिति है वो ऊपर लेवल पर जानेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी अभी।
कि हम उसका परीक्षण करें, लेकिन प्रदेश को हम थोड़ा, चूंकि यहाँ रहते हैं इसलिए इसको जानने समझने की और इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुए। राष्ट्रीय लेवल पर क्या स्थिति है, कैसा है, वो तो अलग अलग तरीके से कहीं कहीं कुछ माध्यमों से हम देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि हम हैं, राष्ट्रीय लेवल पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो यहाँ का कुछ किया जा सकता है करके प्रयत्न हुआ था, बस। ठीक है, एक बात जानना चाहता हूँ, नंद कुमार साय इतना घबरा क्यों गए कल इस्तीफा देने के बाद में कि गायब ही हो गए? लोग खोजते रह गए रायपुर से लेकर दिल्ली तक, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। भाजपा के तमाम बड़े नेता खोज रहे थे हमारे साय जी कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। क्या हुआ ऐसा जिसके कारण से आपने इस्तीफा दिया हो, गायब हो गए? वो प्रकट हुए तो सीधे राजीव भवन में प्रकट हुए साय जी। देखिए ऐसा है, जो बात हो गई थी, जो बात आपके सामने है जी, क्या है, ऐसी स्थिति में कई परिस्थितियां क्या उत्पन्न होंगी, कैसे होगा, परिवार है, पार्टी है, सब है, उसको लेकर के थोड़ा सावधानी की दृष्टि से हमें ये करना पड़ा, और कोई विषय नहीं था। सुरक्षा और सावधानी। जी, सुरक्षा और सावधानी। क्या भाजपा से खतरा था आपको अपनी सुरक्षा को लेके? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, अब आपके साथ ही कोई ऊंची नीचे ना कर दें? नहीं, किसी भी प्रकार का। जी सर, ठीक है, बड़े कहीं कोई इस तरह की बात, ऐसी परिस्थिति हो गई है, और इसलिए कहीं पर भी केवल बीजेपी का मामला नहीं है, कहीं और कोई बात ना हो जाए, इसके लिए सुरक्षा तो बहुत आवश्यक है ना, इसीलिए वो बातें थी, बाकी और कोई विषय नहीं था। अच्छा, मैं आखिरी दो प्रश्न पे आता हूं। ये भाजपा ही कह रहे हैं कि नंद कुमार साय जी ने बहुत अच्छा किया, 2003 में भी ऐसे ही हालात थे, तो नंद कुमार साय जी की बेटी अचानक जो है कांग्रेस का हिस्सा हो गई थी, और देखो प्रदेश में हमारी सरकार बन गई थी। अब तो नंद कुमार साय जी खुद ही कांग्रेस ही हो गए हैं, अब हमारी सरकार बनना पक्का हो गया। क्या कहना है आपका? उनको शुभकामनाएं हम देते हैं जी, कि वो अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत शुभकामनाएं। अब आखिरी सवाल है साय जी, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर रहे हैं नंद कुमार साय, और कांग्रेस ने आपसे क्या उम्मीद जताई है कि आप हमारी पार्टी में आए हैं? कांग्रेस से चाहता हूं कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जिनकी बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उनकी सरकार भी है, उसका समाधान करने का लगातार प्रयास करें, और उन गरीबों का थोड़ा भी कल्याण होगा, थोड़ा उत्थान होगा। जो अशिक्षित वर्ग है, हमारे प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उनमें शिक्षा का अच्छा प्रसार हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। और ये सब काम को करें, ये सब हम उनके लिए कह रहे हैं। बाकी आगे क्या होगा, कहाँ जाना होगा, ये अभी कोई बात नहीं हुई है। तो नंद कुमार साय जी का कहना है कि अभी कोई बात नहीं हुई है, अब आगे तय करेंगे। तो आगे के लिए नंद कुमार साय जी हमारी शुभकामनाएं। जीवन के इस महत्वपूर्ण मुकाम पर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है, आने वाला समय इस निर्णय को सही साबित करे, हमारी ओर से इतनी ही शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार नंद कुमार साय, जिन्होंने अभी अभी अपनी राह बदली है। ये बदली हुई राह जनता को कितना रास आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में उठा यह कदम देश की राजनीति को भी कहीं ना कहीं हलचल पैदा करने में कामयाब तो रहेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से सार्थक संवाद में। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।